Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is rapid revision series of Recharge Part 1 Art and Culture and this is the fourth video in the series. तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रिलीजन एंड फिलॉसफी। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है साबरीमाला टेम्पल। तो साबरीमाला टेम्पल या साबरीमाला श्राइन ये डेडिकेटेड है हिंदू सेलिब्रिटी डीटी लॉर्ड अयप्पन को। तो जो लॉर्ड अयप्पन है ऐसा माना जाता है कि वो लॉर्ड शिवा और मोहिनी फीमेल इनकारनेशन थी लॉर्ड विष्णु के। तो इनके सन हैं। जो ये श्राइन है लॉर्ड अयप्पा की, ये लोकेटेड है इनसाइड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला एंड पंबा रिवर के बैंक्स में। अब क्योंकि ये जो डीटी हैं ये सेलिब्रेट हैं, यानी ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसीलिए इस टेम्पल की मान्यता है कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं, दैट इज़ वुमेन इन द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स, वो अलाउ नहीं है टेम्पल में एंट्री लेने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो कुछ फीमेल आउटफिट्स हैं तो वो आउटरीच करती हैं कि दिस इज़ वायलेशन ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बहुत कंट्रोवर्शियल केस है और इस पे और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था सितंबर 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के मेजॉरिटी से ये वर्डिक्ट दिया था कि जो टेम्पल इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो वायलेट करता है फीमेल्स का फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बट जो टेम्पल बोर्ड है और जो बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं, ठीक है, तो जो उनकी आस्था है वो ऐसा बोलते हैं कि जो लॉर्ड अयप्पा है केरला में, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनकी ओनली श्राइन है। तो देर आर मैनी श्राइन्स इन केरला डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पन, बट सिर्फ ये एक श्राइन है जिसमें लॉर्ड अयप्पन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसीलिए वुमेन वहाँ पे अलाउ नहीं है। इसमें एक केस बनता है इंटरेस्टिंग, तो आप भी एनालिसिस करना, फिर अपना ओपिनियन बनाना। और यूपीएससी के जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी पूछते हैं, स्पेशली अगर आप गर्ल हो, कि साबरीमाला टेम्पल में आप किसका साइड लोगे, यानी आप सुप्रीम कोर्ट का साइड लोगे या फिर जो ये टेम्पल के जो लोग हैं या फिर जो डिवोटीज़ हैं जो उनकी आस्था है, आप उसका साइड लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस आप इस एंगल से सोचना कि जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये इस एंगल से ले रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि इसे वॉयलेट करता है। बट ये जो पीपल है वो लोग बोलते हैं कि अगर ये टेम्पल है, इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्शिप है, तो इसके लॉज तो हमें बनाने चाहिए। तो कैन सुप्रीम कोर्ट इस पर डिक्टेट कर सकता है? तो क्या वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वॉयलेशन नहीं होगा टेम्पल के जो लोग हैं? तो उस पर आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। अभी केस का जो स्टेटस है वो ये है कि ये 5 मेंबर बेंच थी, तो इस केस को एक लार्जर 7 जज बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आने वाले टाइम पे कभी हमें पता चलेगा कि क्या डिसीजन है। नेक्स्ट टॉपिक है सप्तमातृका कल्ट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या करा, अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस फाइंड किए हैं सप्तमातृका कल्ट के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। अब एपिग्राफिक एविडेंस क्या होता है कि कोई भी रिटन एविडेंस, ओके, अब वो किस फॉर्म में हो सकता है कि कोई भी इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, किसी रॉक में लिखा हुआ रॉक एडिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकती है या पाम लीफ इंस्क्रिप्ट हो सकता है। तो जो भी लिटरेरी एविडेंस होता है वो एपिग्राफिक एविडेंस होता है। सप्तमातृका क्या है? ये ग्रुप ऑफ 7 फीमेल डीटीज़ है जिसे हिंदुज़म में वर्शिप किया जाता है और ये एनर्जी को पर्सोनिफाई करती हैं। ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म है। ओके, तो जो अभी ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इसकी क्या हाइलाइट्स है? इसकी ये हाइलाइट्स है कि ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। दे आर रिटन इन संस्कृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी जो अभी डेसिफर नहीं हुई है, उसके बाद जो सेकंड स्क्रिप्ट थी इस रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो दिस इज़ एन ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट। ओके, जो ये इंस्क्रिप्शंस थे ये इशू किए गए हैं बाय सतवाहना किंग विजया। तो इससे पहले जो ये संस्कृत में, ये साउथ इंडिया में कोई भी संस्कृत में इंस्क्रिप्शन मिला था तो जो वो अभी तक था 4th सेंचुरी AD का। तो जो अब ये नए इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं इसकी डेट है 207 AD का, यानी ये नई डिस्कवरी जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन से साउथ इंडिया, उसको ऑलमोस्ट 200 ईयर्स पहले ले जाती है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा अभी देखते हैं सतवाहनास डायनेस्टी के बारे में कुछ। अब सतवाहनास डायनेस्टी या फिर पुरानास उनको बोलते हैं, ये रूल करते थे वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन इंडिया। कब? 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक। जो उनके एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतवाहनास डायनेस्टी के बारे में, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे और ये बहुत पॉपुलर थे। यहाँ पे साकास थे। ठीक है, तो उन्हें साकास से फाइट की थी, एक मतलब इनको टफ फाइट दी थी साकास को। ओके, जब इन्हें साकास को हराया था तो उन्हें एक टाइटल ले लिया था लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथा।
दक्षिणापथा का मतलब साउथ को जो रास्ता जाता है ये उनके लॉर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये रूट में थे साउथ के, तो ये कंट्रोल करते थे इस रूट को। जो इनके बारे में डिटेल्स मिलते हैं नासिक प्रशस्ति से। नासिक प्रशस्ति क्या है? गौतमीपुत्र सतकर्णी की मदर गौतमी बालाश्री, इन्होंने ये प्रशस्ति लिखवाई है। क्या होता है प्रशस्ति? प्रशस्ति एक टाइप के इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो किसी भी रूलर के तारीफ में, प्रेज में लिखे रहते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक तो नासिक प्रशस्ति है, या फिर एक है प्रयाग प्रशस्ति, वो लिखी गई है किंग समुद्रगुप्त के प्रेज में, उनके कोर्ट पोएट थे हरि सिंह। तो इस टाइप की प्रशस्तीज हमें किंग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ अभी न्यूज़ में थे, उसमें एक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या थे? ये गुप्ता एम्परर थे नॉर्दर्न इंडिया के। ये जानने से पहले हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गुप्ता डायनेस्टी ये फाउंड की थी श्री गुप्ता ने 240 AD के आसपास। बट जो ये गुप्ता डायनेस्टी इस प्रेजेंट फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है अभी इस मैप में, ये इस टाइप की डायनेस्टी जो कल्मिनेट हुई थी एक पावरफुल डायनेस्टी के फॉर्म में, तो वो स्टार्ट की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसे आप कंफ्यूज मत करना चंद्रगुप्त मौर्य से। ही फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी बट ही चंद्रगुप्त वन। ओके, और ये 320 AD के आसपास इन्होंने मतलब इस्टेब्लिश किया था इस टाइप का फॉर्म जो दिखता है। गुप्ता डायनेस्टी बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी 3rd सेंचुरी AD के आसपास, और इस एज में इंडिया की हम गोल्डन एज बोलते हैं। इनको सक्सीड किया था समुद्रगुप्त ने, ये भी बहुत पावरफुल रूलर थे इंडिया के। और फिर इनको सक्सीड किया चंद्रगुप्त सेकंड ने। इनके टाइम में क्या हुआ, फाहिन ने विजिट किया था, ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर। तो इस टाइम पर बोलते हैं हम इंडिया की गोल्डन एज थी। मैक्सिमम जो गुप्ता कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे, तो वो इस एज में ही, चंद्रगुप्त सेकंड की एज में ही इशू हुए थे। ओके, फिर इनको सक्सीड करते कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने फाउंड की थी यूनिवर्सिटी विच इज़ नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद इनने सक्सीड किया गुप्ता डायनेस्टी को। तो अभी इनकी बात हो रही है स्कंदगुप्त की। एक भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि है गाजीपुर यूपी में। तो कभी आ जाता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें हमें पता चलता है गुप्ता डायनेस्टी के पावर के बारे में कि कैसे उसने अपने एनिमीज़ को डिफीट किया था। ये जो स्कंदगुप्त थे इस टाइम के, इनके टाइम पे क्या हुआ था कि 2 टाइप के इन्वेजन्स काफ़ी हो रहे थे। एक तो पुष्यमित्रा एक पुष्यमित्रा ट्राइब थी जो कि सेंट्रल एशिया से इन्वेजन कर रहे थे, और दूसरे हुनाज वॉज अ बारबेरिक ट्राइब विच वॉज अ सेंट्रल एशियन ट्राइब से। तो ये क्या कर रहे थे, इन्वेट कर रहे थे। तो स्कंदगुप्त ने इन दोनों ट्राइब्स को डिफीट किया और उसके बाद अपने लिए टाइटल लिया विक्रमादित्य का। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, उसमें 3 रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले मौर्यन रूलर अशोक के बारे में मिलती है, उसके बाद साका रूलर रुद्रदामन वन इनके बारे में मिलती है, और उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जूनागढ़ रॉक एडिक्ट के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कंदगुप्त ने कॉइन्स इशू किए थे, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स। अच्छा, गुप्ता डायनेस्टी फेमस थी। गुप्ता डायनेस्टी ने इंडिया के 80% गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। तो इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया? इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किए इंडो ग्रीक डायनेस्टी ने। इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उन्होंने इशू किए थे सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडिया में। बट जो गुप्ता के कॉइन्स थे, गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन्स, वो अभी तक के सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी गोल्ड कॉइन माने जाते हैं। जो उनमें कार्विंग्स थी वो बहुत ज़्यादा डिटेल थी और वो गोल्ड की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा थी। जब तक इनका टाइम आया स्कंदगुप्त का, तो ये इनने कुछ फ्यू गोल्ड कॉइन्स इशू किया, क्योंकि जब ये वॉर कर रहे थे इन 2 ट्राइब्स के साथ तो उनकी ट्रेजरी बहुत ज़्यादा खाली हो चुकी थी। तो यही एक कारण बना इनकी डायनेस्टी को डिक्लाइन करने के। स्कंदगुप्त के बाद जो रूलर्स आए वो उतने पावरफुल नहीं थे, एंड फिर धीरे धीरे 550 AD के आसपास ये डायनेस्टी का एंड हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है त्रिवल्लुवर। तो त्रिवल्लुवर क्या है? ये एक तमिल पोएट और फिलोसोफर है। ये ऑथर है, ही इज़ द ऑथर ऑफ तिरुकुराल। तिरुकुराल के बारे में हम जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे हम पढ़ चुके हैं संगम डायनेस्टी के बारे में। संगम्स थे ना, 3 संगम्स। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर की। ये ऑथर थे तिरुकुराल के। तो ये कलेक्शन है, एक इसमें कपलेट्स हैं किसके बारे में? एथिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, लव। ये जो त्रिवल्लुवर थे ये बोलते हैं कि ही लिव्ड बिटवीन 4th सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी BC। तो तिरुकुराल क्या है? ये जो पट्टीरेन किरकनाकू, ये जो 18 एथिकल वर्क्स थे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें से जो सबसे सेलिब्रेटेड फॉर्म है दैट इज़ तिरुकुराल। तो ये 3 बुक्स में था, डिवाइडेड, आराम, पोरुल एंड कामम। तो दिस वॉज त्रिवल्लुवर, ही वॉज अ सेंट एंड ही रोट तिरुकुराल। नेक्स्ट टॉपिक है गुरु नानक देव जी के बारे में।
ही इज़ द क्रिएटर ऑफ सिखिज़म, जिनने सिखिज़म फाउंड किया। ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स। एक कॉरिडोर है जिसका नाम है करतारपुर कॉरिडोर, 4.1 किलोमीटर का, वो अभी नवंबर 2019 में ओपन हुआ है और ये कॉरिडोर ज्वाइन करता है 2 गुरुद्वारे इसको, जो एक गुरुद्वारा इंडिया में है और एक गुरुद्वारा पाकिस्तान में है। इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लो गुरु नानक जी के बारे में। इनका बर्थ हुआ था तलवंडी विलेज में, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। ओके, तो इनने क्रिटिसाइज़ किए थे ऑप्रेसिव पॉलिसीज़, क्योंकि इनका बर्थ एक हिंदू फैमिली में हुआ था। तो जो भी उस टाइम की जो ऑप्रेसिव पॉलिसी देख रहे थे, प्रैक्टिसेस देख रहे थे, कास्टिज़म देख रहे थे, फीमेल्स के साथ जो भी इश्यूज़ हो रहे थे, लोअर कास्ट वगैरह जो भी सब इश्यूज़ देख रहे थे, तो क्रिटिसाइज़ करते थे। ठीक है, प्लस जो मुगल्स थे, जो उनकी रजीम थी, उनकी जो पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते थे। से इनकी काफ़ी फॉलोइंग थी अमंग सब टाइप के लोगों में थे, हिंदूज़, मुस्लिम्स और भी जो टाइप के लोग थे, तो सब में इनकी फॉलोइंग थी। जो भी इनके फॉलोवर्स थे गुरु के, तो उनको बोलते थे सिख। ये विद द मीडियम ऑफ म्यूज़िक, पोएट्री, सॉन्ग्स अपनी जो मैसेजेस थे वो लोगों तक पहुंचाते थे। और एक और चीज़ थी कि ये फेमस है लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, जिनको बोलते हैं उदासियाँ। तो ये प्लेसेस पे जाते थे, तो वहाँ पे इनके 2 कंपेनियंस इनके साथ रहते थे। एक थे भाई बाला और एक थे भाई मर्दाना, जो जिनके साथ ये डायलॉग्स करते थे सेंट्स और सूफीज़ के साथ, और अपने सारे डायलॉग्स को एक बुक के फॉर्म में इन्हें लिखा था। तो वही जो इनकी सारी बुक्स थी, तो जो सारी इनकी राइटिंग्स थी, उसी को कल्मिनेट किया है इन गुरु ग्रंथ साहिब, और थोड़े जो और गुरुज थे सबके मैसेजेस को कल्मिनेट किया है। जो इनकी बायोग्राफी थी गुरु नानक देव की, इट इज़ बीइंग कंपाइल्ड इन फॉर्म ऑफ जन्म साखी, और ये भाई बाला संधू ने कंपाइल किए। ठीक है, इनके फॉलोवर्स इंडिया के अलावा भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में भी थे। ये सिखिज़म के 3 पिलर्स होते हैं, नाम जपना, किरत करनी और वंद जपना। आप ये देख सकते हैं, ये इनके पिलर्स हैं। तो अभी करतारपुर कॉरिडोर क्या है? करतारपुर कॉरिडोर एक 4.1 किलोमीटर बॉर्डर कॉरिडोर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये कनेक्ट करता है 2 श्राइन्स। पहली श्राइन है डेरा बाबा नानक साहिब, जो कि है पंजाब इंडिया में, और दूसरी जो श्राइन है वो है दरबार साहिब करतारपुर, दैट इज़ इन पंजाब। इसकी लोकेशन देखते हैं। ये है श्राइन जो कि पाकिस्तान में है, और ये है रावी रिवर, ये इसके बैंक में लोकेटेड है। ठीक है, और ये है डेरा बाबा नानक साहिब, ये कि है इंडिया में। तो ये बॉर्डर के बगल में है बिल्कुल। ये इन दोनों को कनेक्ट करेगी। और ये बैकग्राउंड क्या है कि बहुत टाइम से सिख डिवोटीज़ बोल रहे थे कि ये कॉरिडोर बनना चाहिए। और ये जो गुरुद्वारा है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे जो गुरु नानक देव थे, उनने अपने लाइफ के लास्ट 18 ईयर्स यहाँ पे स्पेंड किए थे, तो इसीलिए ये सिखों के लिए बहुत ज़्यादा एक होली साइट है। अभी जो एग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये क्या करेगा, इससे वीज़ा फ्री मूवमेंट हो सकता है। जो इंडिया के पिलग्रिम्स हैं वो इस श्राइन पे विजिट कर सकते हैं, बस उनको एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान से। और जो अभी एग्रीमेंट है ये इनिशियली वैलिड है 5 ईयर्स के लिए, और कोई भी पार्टी इन दोनों में से, इंडिया पाकिस्तान से, इसको टर्मिनेट कर सकती है विथ 1 मंथ नोटिस, प्रायर नोटिस। और अगर किसी टाइप का वायलेशन होता है किसी भी प्रोविज़न में, तो ये पैक्ट पहले भी सस्पेंड हो सकता है, और ये पूरे साल ये श्राइन ओपन रहेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है श्री वेदांत देसिकन। तो इस साल क्या 750th बर्थ एनिवर्सरी थी लास्ट ईयर 2019 में श्री वेदांत देसिकन की। तो ये हैं क्या, ये एक वैष्णव गुरु है इन द पोस्ट रामानुज पीरियड। रामानुज भी क्या थे कि एक साउथ इंडिया के एक वैष्णव सेंट थे प्रोमिनेंट, जो कि 11th सेंचुरी में बर्थ लिया था इन्होंने। तो श्री वेदांत देसिकन भी क्या है, एक वैष्णव गुरु हैं। तो इनको बहुत सारे फील्ड में नॉलेज थी, एक्सपर्टीज़ थी इनकी ये सब फील्ड्स में। ये डिसिपल थे किदाम्बी अपुलार के, और ये मास्टर, इन्होंने बहुत सारे वेदास या वेद फिलोसफीज़ को मास्टर किया हुआ था। तो उनके बारे में बस इतना ध्यान रखना कि ये एक प्रोमिनेंट वैष्णव गुरु थे। अभी कुछ फिलोसफीज़ हैं हिंदूज़ में, वेदांत स्कूल में। क्या फिलोसफीज़ हैं? पहली फिलोसफी है द्वैत्व वेदांता, ये वाला नहीं, अद्वैत्व नहीं, द्वैत्व। द्वैत्व का मतलब होता है डुअलिज्म, दैट इज़ 2। फिलोसफी में क्या होता है, एक होती है आत्मा और एक होते हैं परमात्मा। ओके, तो आत्मा इज़ सोल एंड परमात्मा इज़ ब्रह्मा। ब्रह्मा इज़ गॉड, एनी सुप्रीम पावर। ओके, दैत्व फिलोसफी में बोलते हैं आत्मा एंड परमात्मा आर 2 सेपरेट थिंग्स। ओके, और दूसरी होती है अद्वैत्व वेदांता, इसको फॉलो करते थे आदि शंकराचार्य, और स्वामी विवेकानंद भी इसे फॉलो करते थे, अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को। तो ये फिलॉसफी क्या बोलती है कि सोल इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा, नॉन डुअलिटी, डुअल नहीं है, जो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज़ है। तो जो रामानुजम जो मानते थे, वो मानते थे विशिष्ट अद्वैत्व फिलॉसफी, यानी अद्वैत वेदांत का भी एक यूनिक पार्ट है इसमें, जो है विशिष्ट अद्वैत्व। वो क्या बोलता है, वो भी एक नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल है, बट वो मानता है कि गॉड तो एक है,
बट आत्मा क्या है, आत्मा की प्लुरैलिटी है, बहुत सारी टाइप की सोल्स होती हैं। और ये है भक्ति ऑफ सगुण ब्राह्मण। अब ये आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में कि सगुण और निर्गुण, दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ डिवोशन भक्तिज। सगुण भक्ति क्या होती है, गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, शगुन विथ गुड, गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, दैट इज़ गॉड जिसकी ह्यूमन लाइक अपीयरेंस होगी या फिर ह्यूमन लाइक फिगर में तुम गॉड को वर्शिप करते हो। और दूसरा होता है निर्गुण। निर्गुण का मतलब कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, ओके, नॉन एट्रीब्यूट्स, गॉड विथ नो एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। तो जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसको रिनेम कर दिया अरुण जेटली स्टेडियम आफ्टर द लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। ओके, तो फिरोज शाह कौन थे? ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। इन्होंने रूल किया दिल्ली को 1351 AD से लेकर 1388 AD तक। अब इनके अचीवमेंट क्या थे कि जो भी वहाँ का इंफ्रा था, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उन्होंने काफ़ी इस पर फोकस किया, स्पेशली कैनाल्स, स्पेशली फॉर इरीगेशन। तो इन्होंने बहुत वर्क किया इरीगेशन के लिए। इन्होंने रिपेयर किया कुतुब मीनार को, इन्होंने बनाए बहुत से हॉस्पिटल्स, रिवर कैनाल्स, हॉस्पिटल्स बनाए, और यूनानी मेडिसिन के लिए भी इन्होंने वर्क किया। ठीक है, एक फ्रेमवर्क होता है इक्तादारी फ्रेमवर्क, इसके बारे में भी जानेंगे, इक्तास क्या होता है। तो ये इन्होंने अडॉप्ट किया था। और इनने क्या किया था, कुछ टैक्सेस लगाए थे, और जो प्रैक्टिसेस इस्लामिक नहीं थी उन्होंने इसको बैन किया था। अच्छा, और कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं कि जो इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे। तो वो कौन से डिपार्टमेंट्स थे? दीवान ए खैरात, इट वॉज द डिपार्टमेंट फॉर ऑफिस फॉर चैरिटी करने के लिए एक डिपार्टमेंट था। एक और डिपार्टमेंट था दीवान ए बंदनगाह, ये क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ठीक है, और इन्होंने सराइस बनाए थे, और ये 4 न्यू टाउन्स क्रिएट किए थे, और बहुत सारे कैनाल्स क्रिएट किए थे इन हरियाणा एंड दिल्ली की जो एरिया है, यहाँ पे इन्हें कैनाल्स क्रिएट किए थे फॉर इरीगेशन। और इन्होंने क्या क्या टैक्सेस इम्पोज किए थे, ये इनके टैक्सेस की लिस्ट है। खराज जो एक लैंड प्रोड्यूस पे 1/10 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस पे टैक्स लगता था। ठीक, यानी 1/10 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस उतना टैक्स पे करना पड़ता था, तो एक लैंड टैक्स है। सेकंड टैक्स था जकात। जकात क्या था? जो भी मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी है उसमें 2.5% टैक्स लगता था। और जजिया एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया जाता था। तो ये बहुत बार आता है कि जजिया किसने इम्पोज किया था, तो जजिया इम्पोज किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, तो विमेन और चिल्ड्रन को एग्जाम किया था उन्होंने टैक्सेस से। और खाम, व्हाट इज़ खाम? जो भी वॉर बूटी होती थी, जैसे वॉर से जो भी लूट उन्होंने लिया है, तो उसमें से 1/5 हमें इनको टैक्स पे करना पड़ता था, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन सोल्जर्स का होता है। अभी बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली को 1320 AD से लेके 1412 AD तक। जो उनके फाउंडर थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक, लास्ट रूलर थे नसीरुद्दीन महमूद। इक्तादारी सिस्टम क्या होता था? इक्तास रेवेन्यू असाइनमेंट सिस्टम होता था। ठीक, तो यानी क्या होता था, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने एक सिस्टम फॉलो करते थे कि जो भी उनका लैंड होता था पूरे सल्तनत का, उसको क्या करते थे, छोटे बड़े इक्तास में डिवाइड कर देते थे। यानी लार्ज इक्तास भी होते थे, स्मॉल इक्तास भी होते थे। इक्तास का मतलब कि छोटे छोटे लैंड्स, ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होते थे। ठीक है, इक्तास, तो उसको डिवाइड कर देते थे। और वो इक्तास किसको देते थे? नोबल्स को देते थे, ऑफिसर्स को देते थे, सोल्जर्स को देते थे। क्यों? 2 काम के लिए। एक चीज़, उन इक्तास में रूल करेंगे, फिर क्या करेंगे, रूल करने के बाद जो रेवेन्यू होगा उन इक्तास से, तो वो उसको कलेक्ट करेंगे। बाद में क्या होने लगा कि ये इक्तास इन फॉर्म ऑफ सैलरीज भी दे दिया जाने लगा। जैसे तो यानी जो भी सैलरी होगी, जो भी वहाँ का प्रोड्यूस होगा, वो तुम रेवेन्यू इकट्ठा करो और वो तुम्हारी सैलरी है। बट उसके बदले आप क्या करोगे, गिव एंड टेक होता था। उसके प्लेस पे आप क्या करोगे कि अपनी मिलिट्री का भी तैयार रखोगे। ओके, सो दिस वाज इक्तास। और फिर पहले तक ये क्या था, ये परमानेंट नहीं था। इक्तास क्या होते थे, ट्रांसफ़र होते थे एक रीजन से दूसरे रीजन के बाद। बट फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया था, इसको बना दिया था हेरिडेटरी, यानी एक फैमिली से दूसरी फैमिली पे पास ऑन होंगे जितना भी आपको लैंड मिला हुआ है। तो इक्तादार के 2 काम होते थे, कलेक्ट रेवेन्यूज़ और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग सोल्जर्स। जो ये टर्म है इक्तादारी सिस्टम, इसे कॉइन किया था निज़ामुल मुल्क, जो एक पर्शियन पोएट थे। नेक्स्ट टॉपिक है सुब्रमण्या भारतियार। ये इनको बोलते हैं महाकवि भारतियार। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ये एक पोएट और सोशल रिफॉर्मर हैं तमिलनाडु के। इनको नेशनल पोएट भी कहा जाता है इंडिया के। नेशनल पोएट बहुत हैं इंडिया में, जैसे टैगोर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, और भी बहुत सारे पोएट्स हैं। तो ये भी एक नेशनल पोएट है इंडिया के। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो, सो ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। और जो इनके पैट्रियोटिक पोएम्स होते थे, इन्होंने एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट लोगों के माइंड में, और जिससे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बूस्ट मिला। इन्होंने पार्टिसिपेट किया बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस एंड सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस। इनमें बहुत सारे ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कनन पट्टू, कुलियल पट्टू, एंड सबसे ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुदेश गीतांगल। तो सुदेश गीतांगल क्या है, ये कलेक्शन है ऑफ पेट्रियोटिक पोएम्स जो उन्होंने 1908 में पब्लिश की थी। उन्होंने बहुत सारे वीकलीज एडिट भी किए हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है तमिल वीकली इंडिया और विजया बाला भारतम। ओके, सो ही भरतियार रोड सुदेश गीतांगल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये ही इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस इन इंडिया। तो इन्होंने फाउंड किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इन्होंने फाउंड किया था। ही वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। और जो इंडिया का सेकेंड 5 ईयर प्लान था जो 1956 से लेकर 61 तक, ये उन्होंने डिज़ाइन किया था और इनको पद्म विभूषण मिला था। ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिशियन। और इनने पब्लिश की थी संख्या, जो कि एक जर्नल थी इसी फील्ड में। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट, जिसका नाम बाद में चेंज होकर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और जून 29 को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। अभी बात करते हैं परमहंस योगानंद की। ये एक सेंट हैं जिन्होंने योगा को वेस्ट में प्रोपोगेट करवाया। उनको बोलते हैं फादर ऑफ योगा इन द वेस्ट। तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप या फिर योगोडा सत्संग सोसाइटी। तो उसके थ्रू इन्होंने क्या करा, जो योगा की टीचिंग्स थी और स्पेशली क्रिया योगा की टीचिंग्स इन्होंने वेस्ट में प्रोपोगेट करवाई। क्या होता है क्रिया योग? ये एक टाइप की मेडिटेशन टेक्निक है एनर्जी एंड ब्रेथ कंट्रोल की। और ये पतंजलि के जो योगा है उसमें भी ये मेंशन्ड है क्रिया योग। तो ये क्या करती है, एक टाइप की साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड है जिसमें ह्यूमन ब्लड को हम डीकार्बोनाइज करते हैं और उसे रिचार्ज करते हैं ऑक्सीजन के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।